Greetings, friends, and a very warm welcome to you all to Inspire Civils. We are a free online coaching academy, and we provide coaching for UPSC, SPSC, SSC, and JKSSB and other exams. And all of our lectures are available free online. And do spread a word about our initiative by subscribing to our channel on YouTube or liking us and sharing our posts on the Facebook. Now, today's discussion is going to be about the Hindu articles as we do on daily basis. So the articles which we have lined up for the discussion, वैसे काफ़ी सारे articles जो है वो हिंदू में होते हैं. तो आज जो हम articles डिस्कस करने जा रहे हैं, एक तो नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग एजेंसी जो है उस जो गवर्नमेंट है, दे हैव बेसिकली डिसाइडेड टू कॉन्स्टिट्यूट. रिसेंटली एक जीएसटी की मीटिंग हुई थी लास्ट वीक, और उसमें उन्होंने कहा दैट दे आर गोइंग टू कम अप विद ए नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग एजेंसी. और इसके दोनों साइड कहे गए हैं दैट by constituting this particular agency, what are the benefits that are going to accrue, or whether this particular agency was required or not. तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन है. और दूसरा, जो इंडो चाइना वॉर हुआ था इन 1961, इसके बारे में थोड़े से डिस्कशन हम करेंगे. जो डिस्कशन किन चीज़ों के ऊपर है? डिस्कशन इन चीज़ों के ऊपर है कि जब वॉर मतलब फाइनली जब सीज़ फायर हुआ था, तो उस टाइम पे चूँकि इस वॉर की एनिवर्सरी है, तो उस टाइम पे फिर क्या हुआ था, जो चाइनीज़ सोल्जर्स थे, दे स्टेड बैक इन अरुणाचल प्रदेश, एंड and you know they never committed any atrocity or anything on the populace out there. They were there to win the hearts of the people, but they failed. And it also in a way talks about the failure on part of the civil administration during the war. और तीसरा जो आर्टिकल है, it's going to be about the electoral bonds. ठीक है, electoral bonds के ऊपर एक और आर्टिकल है कि ये electoral bonds beneficial रहेंगे या they are going to prove harmful for the electoral transparency and other things. And the fourth article is about the fourth article is regarding the Moody's rating जो हुई है recently इंडियन इकोनॉमी की. तो उन्होंने इंडिया का जो है वो रैंकिंग जो है वो इम्प्रूव की है, बट whether this particular ranking is going to be of any significance or not, हम ये सारी चीज़ें आज इस एक आर्टिकल के थ्रू डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. So let's first up talk about the National Anti-Profiteering Authority. So as we have already said कि जो GST काउंसिल की मीटिंग हुई in last week, उसमें ये डिसीजन लिया कि एक National Anti-Profiteering Authority which will have its own bureaucracy and its own technical structure, एक ऐसी एजेंसी क्रिएट की जाए ताकि अगर जीएसटी काउंसिल किसी पर्टिकुलर आइटम का जो रेट है, सपोज मान लीजिए सोप है, तो सोप के ऊपर अगर जीएसटी इससे पहले लगता था 18% और अब इसको रिड्यूस करके 10% कर दिया है, ठीक है जी, अब 10% कर दिया, तो ये जो 8% की रिडक्शन है, इसका बेनिफिट जो है वेदर इट इज़ पास्ड इन रियल टर्म्स ऑन टू द कंज्यूमर्स और नॉट, तो उसके लिए दिस नेशनल एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी हैज़ बीन क्रिएटेड ताकि वो ये देख सके कि अगर एक तरीके से कट लाया जा रहा है इन दी if their rates are slashed, whether the benefit of that rate slash is passed on to the consumers or not. So the National Anti-Profiteering Authority, as we have already said, ये कब बनाई गई थी? ये लास्ट वीक में कैबिनेट में बनाई गई थी, और इसको एम्पावर किया गया है ये क्रैक डाउन करे उन सारी फर्म्स के ऊपर जो अगर कोई टैक्स रिडक्शन होती है तो उसका वो बेनिफिट पास करें कंज्यूमर्स तक. ठीक है जी, तो पहला तो ये पॉइंट है. दूसरा है, ये अथॉरिटी जो है ये ऑर्डर कर सकती हैं बिजनेसेस को कि वो अपने प्राइसेस को रिड्यूस करें या फिर रिफंड करें कंज्यूमर्स को जो कि अनड्यू बेनिफिट्स है, जो कि अनड्यू बेनिफिट्स उनको एक्रू होते हैं. तो एक्सट्रीम केसेस में ये जो है ये पेनल्टी भी इम्पोज कर सकती है एरेंट फर्म्स के ऊपर, या उनकी जो रजिस्ट्रेशन है एज टैक्स पेयर्स वो कैंसिल कर सकती है. तीसरा जो इसमें चीज़ है वो ये है कि जहाँ पर कंज्यूमर्स जो है डिफ़िकल्ट ट्रेस इंडिविजुअली उनको हम ट्रेस नहीं कर पाएंगे, तो अमाउंट जो है वो कहाँ पे रखा जाएगा? एक अथॉरिटी जो है एक वेलफेयर फंड क्रिएट किया जाएगा जिसके थ्रू ये जो बेनिफिट है ये उन तक पहुँचाए जाने की कोशिश की जाएगी. ठीक है, एक वेलफेयर फंड भी क्रिएट किया जाएगा जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंज्यूमर वेलफेयर फंड जो है वो बनाया जाएगा ताकि ये अगर हम इंडिविजुअल्स को ट्रेस ना कर सके तो ये फंड वहाँ पे रहे और फिर उन तक पहुँचाया जा सके.
अब जो अथॉरिटी है इसका एक ओन ब्यूरोक्रेसी, एक सेक्रेटरी लेवल का एक चीफ होगा इसका, और एक स्क्रीनिंग कमेटी होगी हर एक स्टेट में जो कि कंज्यूमर्स के कंप्लेंट्स को देखेंगी। ठीक है जी। इसके अलावा एक स्टैंडिंग कमेटी होगी जिसमें कि जो प्रॉफिटेयरिंग के एलिगेशंस जितने आते हैं और विद एन ऑल इंडिया इम्पैक्ट दे कैन बी टेकन अप, एंड एन इन्वेस्टिगेशन विंग भी होगी जो कि स्क्रीन करेगी कंप्लेंट्स को। वेटिंग मीन्स एंड स्क्रूटनी ऑफ द कंप्लेंट्स with prima facie merit, and then it will report back to National Anti-Profiteering Authority। अब एक और एंगल है इसका, मोर क्लैरिटी गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट किस तरीके से एसरटेन करेंगी बिटवीन अनड्यू प्रॉफिट एंड फेयर प्ले, और डिस्क्रिशनरी स्पेस अवेलेबल टू द एनएए could enable rent seeking। Now let's say a scenario कि एक ऐसा सिनारियो है जहाँ पर कि गवर्नमेंट ने किसी प्रोडक्ट के ऊपर फिक्स कर रखी है रेट, या मतलब जो जीएसटी है वो है 18%। अब आपने लगा दिया 18%, तो कंपनीज भी वो जो है वो 18% लगा देगी। ठीक है। अब गवर्नमेंट कह रही है कि हम अपने रेट्स को 10% नीचे ला रहे हैं, लेकिन जिन कंपनीज ने ऑलरेडी 18% रेट लगा दी या 8% पे वो उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो वो they will cry that since their manufacturing cost has gone up or their production cost has gone up, we cannot reduce it or we will not reduce it। Now this is a very important thing which has to be looked into, कि अगर वो ऐसी कोई दुहाई देता है जैसे कि ये ट्रिगर जो है फॉर सेटिंग अप ऑफ अथॉरिटीज क्लियरली the recent large scale reduction in the tax rates on more than 300 items of which जिसमें कि 200 जो रेट चेंजेस है it will come into effect from November 15 itself। Now it is to ensure जो maximum retail prices हैं वो inscribe हो products के ऊपर November 15 से even on existing inventory market level, तो wholesaler जो है वो इसको implement कर सकते हैं। Reaching every last retailer basically is a big challenge। Expectation है कि there will be some exemplary actions soon to make industry fall in line, otherwise they will have problems to deal with। Now protecting consumer interest is important, but एक जो important चीज़ यहाँ पर है गवर्नमेंट को जो मॉनिटर करने की ज़रूरत है वो है monitoring prices and asking businesses to justify pricing decision instead of letting market forces play out is unnerving। Now कहने की बात यह है कि अगर सपोज आपने कहा है कि that we will कोई कहता है कि आप 18% पे बेच रहे हो और जीएसटी की जो रेट है, सपोज 2 प्रोडक्ट्स हैं, हमने सोप की एग्जांपल ली, तो एक सोप का जो है वो 18% जीएसटी मतलब लगा रहा है, दूसरा जो है सपोज गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि अब 10% कम कर दिया है तो आपने 8% लगाना है। ठीक है। तो ये जो कंपनी है, सपोज ये कंपनी एक्स जो सोप बेच रही है या कंपनी ए जो सोप बेच रही है, इसको 18% पे ही बेच रही है, दूसरी जो है उन्होंने रिड्यूस कर दिया और 8% पे कर लिया। तो जो नेचुरल है, जो डिमांड और सप्लाई का जो फिनोमेना है, इट सेज दैट जितना प्राइस आप कम करेंगे उतनी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, राइट। एज प्राइस कम्स डाउन, डिमांड जो है वो प्रोडक्ट की बढ़ेगी। तो इट्स नेचुरल कि इस कंपनी का जो है अगर वो नहीं करती है तो प्राइस डिसाइडिंग मैकेनिज्म कुछ या प्राइस सप्लाई का डायनामिक्स कुछ ऐसा है कि उनको करना ही पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे, अदरवाइज जो बाकी कंपनीज है वो फ़ायदा उठा लेगी। तो फिर इसका बनाने का क्या फ़ायदा था। इसी तरीके से जो नेशनल अथॉरिटी एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी जो है ये क्यों ले सकती है, इफ नॉट पार्टनर द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इन दिस एंड फोकस ऑन फर्म्स रेजिंग प्राइसेस इनडिस्क्रिमिनेटली इन द मार्केट्स। ठीक है जी। तो जहाँ पर वो एंजॉय करती है डोमिनेंट पोजीशन। अब एक चीज़ हो सकती है, देखो ये तो हो गया कि जहाँ पर मार्केट सप्लाई की डायनामिक्स है। अब ऐसा ना हो कि जो सिमिलर प्रोडक्ट बेचने, जैसे ऑयल बेचता है कोई, ठीक है, तो वो कार्टेल फॉर्म करते हैं कि सपोज 5 या 4 या 5 लोग जो हैं जो कि मेजर एक्सपोर्टर्स होते हैं, कंट्रीज़ की हम बात कर ले, वो कार्टेल बनाते हैं जो कि प्राइस डिसाइड करते हैं। गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 18% से 10% लाना है, तो अगर ये 18% पे ही रखते हैं तो इसके इम्पैक्ट को देखने के लिए देयर इज़ ए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो ये चीज़ें देखती है। तो देन why do you want to have an parallel agency for it? It's a very important question। The government now must ensure कि जो अथॉरिटी के पावर्स हैं वो ट्रांसपेरेंटली यूज़ हो और जहाँ पर जेन्युइन कंज्यूमर और पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो स्टेक पे है। अब बात करते हैं एक और आर्टिकल के ऊपर विच इज़ अबाउट द इंडो चाइना वॉर। ठीक है, इंडो चाइना वॉर हुआ था
इन ईयर 1962 जब ब्रेकआउट हुआ था। तो चाइनीज़ असॉल्ट जो कि थागला रीच पे था इन अर्ली मॉर्निंग ऑफ अक्टूबर 20 इसने एक तरीके से ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया। तो उस टाइम पे जो इंडिया के सोल्जर्स थे दे वर इल इक्विप्ड, दे वर नॉट मतलब वो माउंटेनियस जो टेरेन्स हैं उनके साथ वो फेमिलियर नहीं थे, सर्दी में लड़ने के लिए वो इक्विप नहीं थे, या उनके पास मॉडर्न वेपन्स नहीं थे उस टाइम पे। और उसके ऊपर जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑकवर्ड रेडियो स्टेटमेंट दे दिया जब एक पर्टिकुलर विलेज को कैप्चर किया चाइनीज सोल्जर्स ने। तो उसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम आसाम को जो है जल्दी छुड़ा लेंगे चाइनीज़ ग्रिप से। अभी आसाम पूरा कैप्चर नहीं हुआ था, एक पर्टिकुलर एरिया जो है वो हुआ था। तो उससे भी काफ़ी एक तरीके से मतलब एक एक ये ना एक वो डिमोरलाइजिंग स्टेटमेंट्स उस टाइम पे पास किए गए थे। तो ये जो यूनिलैटरल सीज फायर हुआ था, फिर चाइना ने जो अनाउंस किया नवंबर 21 1962 को, उसने न सिर्फ आसाम को तो सेव कर लिया, लेकिन इंडिया का जो चांस है वो मतलब चाइनीज़ अक्साई चीन को रिकवर करने का वो चला गया, यानी कि अक्साई चीन को चाइना ने कवर कर लिया। क्योंकि चाइना ने ही सीज़ फायर किया, इंडिया ने नहीं कहा कि आप सीज़ फायर करो। चाइना ने सीज़ फायर किया और उन्होंने खुद एक पर्टिकुलर एरिया ऑक्यूपाई करने के बाद वो निकले। और इस वॉर में काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमिलिएशन जो है सफ़र करनी पड़ी चाइना के हाथों इंडिया को। ठीक है। तो जब मतलब लार्ज स्केल फाइटिंग जो है वो चाइना और इंडिया के बीच में हुई, तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जो नेफा की सिविलियन ऑफिशियल्स थे उनको ये लगा कि चूंकि मिलिट्री मतलब रिट्रीट कर रहे, तो वो उनके साथ ही वो चले गए। तो 23 अक्टूबर तक, जब 20 अक्टूबर को तो ये ब्रेकआउट हुआ, 23 अक्टूबर तक तवान को है जो उन्होंने मिलिट्री और जो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने सब ने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये जो रिट्रीट था इंडियन आर्मी का, इसके साथ साथ ही सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन भी चली गई और उसमें डजन्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स थे उनको इवैक्यूएट करना पड़ा। तो ये नेफा यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी जो है, यहाँ पर कोई नहीं रहा और चाइना जो है वो लोग उनके लिए ओपन रखा गया ऑक्यूपेशन के लिए। काफ़ी सारे तिब्बतियन रेफ्यूजीज जो है वो इसी तरीके से वो निकले यहाँ से, और उनको आसाम में सबको रिहेबिलिटेट कराना, परमानेंट रिहेबिलिटेशन की। उनको लगा कि अब हम इस नेफा को नहीं मतलब उन्होंने कहा कि आप यहाँ से तो निकाल रहे हो लोगों को, तो उनको लगा कि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी है, या जिसे अरुणाचल प्रदेश पहले अब कहा जाता है, तो उन्होंने यहाँ से सारी अपनी फौज या जो तिब्बतियन रेफ्यूजीज थे या वहाँ की जो सिविलियन थे उनको आसाम में भेज दिया और उनको यही कहा कि आप इनको परमानेंटली यहाँ पे रिहेबिलिटेट करो, क्योंकि इंडिया को अप्रीहेंशन से कि अब ये पूरा का पूरा इलाका जो है हमारे हाथ से गया। तो उस टाइम पे इंडिया की लॉस जो है ऑफ नेफा इट सीम टू बी इमिनेंट, और जो वॉर था वो फाइनली एंड तो हो गया क्योंकि चाइना ने एक यूनिलैटरल सीज फायर कर दिया नवंबर 21 को, बट क्राइसिस नहीं ख़त्म हुई। जो गेन्स हुए थे अक्साई चीन में वो छोड़िए आप, जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना था वो अब सिग्निफिकेंट पोजीशन में थे, प्रोपोर्शंस में थे इन नेफा। बट ऑफिशियली उन्होंने कहा कि हम अब नेफा से तो जाएंगे, लेकिन वो गए नहीं, वो साथ ही नहीं गए। उनको 3 महीने तकरीबन लगे उस एरिया को, ठीक है, उस एरिया को छोड़ने की, यानी कि वो साथ ही नहीं निकले, वो वहीं पे रहे ताकि वो दे कुड विन द हार्ट्स ऑफ द पीपल ऑफ नफा और अरुणाचल प्रदेश जो आज क्या है, ताकि वो किसी टाइम पे फिर अरुणाचल प्रदेश में एक अपस्प्रिंग को या अपराइजिंग को हवा दे सके और एक तरीके से वो परमानेंटली फिर उसको हड़प सके। दिस वाज दी स्ट्रेटजी बिफोर देम। तो गवर्नमेंट के जो स्टोर थे, सप्लाईज, इक्विपमेंट, फर्निशिंग, सब कुछ डिस्ट्रॉय किया गया। ये एक पार्ट था, एक प्लान था उनका, ताकि वो यहाँ पर एक अपराइजिंग को फिर हवा दे सकें ताकि वो उसको कैप्चर कर सके। तो पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो है उन्होंने डेलिबरेटली डिले किया डिपार्चर, ताकि इंडियन ट्रूप्स और ऑफिशियल्स जो है उनको ये इसके बारे में नहीं पता चल सके। तो ऑन जनवरी 17 1963 चाइनीज were still occupying the Tawang. The local official only resumed their duties later. In military terms, India-China war, it had only lasted only for a month, but occupation जो थे वो तकरीबन 3 महीने तक रही इस एरिया में। तो जो सबसे वरीइंग जो
कंसर्न जो था इंडिया में ये कंसर्न था कि चूंकि हमने नफ़ा को छोड़ दिया चीनी लोगों के लिए, हम भाग आए वहाँ से, तो अब जो इंडिया को, वो इंडियन आर्मी को, इंडियन ऑफिशियल्स को, वो जो नफ़ा के लोग हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी कंसर्न थी। तो फर्दर जो ईस्टर्न हिमालयन फ्रंटियर था उसको तो एडमिनिस्ट्री नहीं कर रहा था कोई, और पोअरली वो एक्सप्लोर था। तो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटर जो थे वो काफ़ी एफर्ट्स कर रहे थे 1950 से वो कंसोलिडेट कर सके इंडियन सॉवरेनिटी की ओवर द रीजन, बट ये डिफ़िकल्ट टेरेन, वेट क्लाइमेट, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन शॉर्टेज, ये सारी चीज़ें जो है अड़चनें खड़ी कर रही थी इस प्रोसेस में। और अब लॉयल्टी ऑफ मिशीज मोपास जो कि वहाँ पे ट्राइब्स रह रहे थे, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था इनके लिए। चाइना भी को एक अपहिल स्ट्रगल था कि वो अपनी जो होल्ड है उसको फर्म कर सके वहाँ पर, क्योंकि दे नीडेड बॉर्डर इनहेबिटेंट्स कोऑपरेशन। तो रिजल्ट जो था वो फियर्स कंपटीशन था फॉर हिमालयन हार्ट एंड माइंड्स, दोनों साइड से चाइना भी कर रहा था और इंडिया भी कर रहा था। ठीक है, अब फाइनली हुआ क्या, स्ट्रगल और फॉर अथॉरिटी एंड लेजिटिमेटी ये यहाँ पे नहीं हुई और फाइटिंग चढ़ी गई। तो 1962 के वॉर में जो चाइना है, चाइना को एक चांस था टू गेन अपर हैंड इन इट, बट और उन्होंने एक तरीके से जो लोग थे वहाँ पर, उन्होंने उनको पूरा सपोर्ट किया हर एक तरीके से। उन्होंने कोई एक तरीके से उनके ऊपर कोई जुल्म वगैरह नहीं किया जो नेफा में लोग थे। और ये कोशिश इसीलिए थी, दे वांटेड टू विन देयर हार्ट सो दैट दे कुड ऑक्यूपाई देम, दे कुड रूल ओवर देम। बट इंडिया की जो कंसर्न्स थी वो यही थी कि अब हम वहाँ जाएंगे तो वो हमें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट जब इंडिया जो है, इंडिया की आर्मी या इंडिया के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, तो उन्होंने वार्मली उनको एक्सेप्ट किया। क्योंकि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जो नेपाल के लोग थे उनको पता था कि चाइना जो है उन्होंने ऑपरेशन किया हुआ है तिब्बत के लोगों के ऊपर और तिब्बतियन मतलब पॉपुलेशन के ऊपर, और वो हमारे साथ भी ऐसा करेंगे। इट्स बेटर टू बी इंडिया विद इंडिया, बिकॉज इंडिया में कम से कम डेमोक्रेसी है और हमें अच्छे से ये ट्रीट करेंगे। ठीक है जी, तो ये सारा आर्टिकल इसी के बारे में है कि किस तरीके से जो चाइना का वॉर था वो पॉलिटिकली नहीं था, बल्कि इट वाज एन टैक्टिक ऑफ देयर्स विच अलाउड देम टू सेटल, or which allowed them to stay for 3 months in the Nefa region, so that they would win the hearts and minds of the people of that particular region, and then give rise to upspring, and then completely detach Arunachal Pradesh from them, from India, and integrate it with the China। तो ये सारा आर्टिकल था। अब आते हैं एक और आर्टिकल की तरफ। तो जो अभी न्यूज़ आई है इंडियन इकोनॉमी को लेके, मूडी ने अपनी रेटिंग्स को इम्प्रूव किया है, तो उससे जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है वहाँ पे भी इंडिया में डोमिनेट एक तरीके से 130वीं पोजीशन से जंप होके 100वीं पोजीशन पे इंडिया आया है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। तो इम्प्रूवमेंट जो है वो रिफ्लेक्ट करता है इंडिया की अट्रैक्टिवनेस, इंक्रीज्ड अट्रैक्टिवनेस of India to investors, and it deserves a further applause. Although it seems out of sync with the reality on the ground, the international recognition doesn't hurt. Although the ratings by the Moody's are basically based on the assessment of the trajectory of government's abilities of service over there at that time. The higher rating of India signals a lower risk grade for the government debt and can land over the it can basically lower the cost of raising it। तो बाकी जो बोरोइंग्स है वो उनको भी बेंचमार्क किया जा सकता है और गवर्नमेंट जो है वो इससे बेनिफिट हासिल कर सकता है। तो ये जो चांसेस है ऑफ रिविजन बाय अदर रेटिंग एजेंसी जैसे वो भी इंक्रीज हुआ है, बट अपग्रेड जो है वो ऑटोमेटिक नहीं होगा। तो इसको बैक करने के लिए जो एनडीए ने काफ़ी सारे टैक्टिक्स लाई है, जैसे फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस किया है, पॉपुलिज्म और एडवेंचरिज्म को शन किया है। तो ये रीसेंट ग्रोथ एस्टिमेट्स जो सेकंड क्वार्टर में थे वो वो आने अभी बाकी हैं, लेकिन पिछले क्वार्टर में ग्रोथ एस्टिमेट्स काफ़ी कम रहे हैं। तो अब इसका असर क्या रहा होगा? ये कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्शन है अप्रैल और सितंबर का, वो आउट है। और इंडिकेटर ये कहता है कि जो नॉन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन में, उसमें इकोनॉमी जो है उसने ज़्यादा कुछ परफॉर्म नहीं किया है। इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है काफ़ी ख़राब है। जो ग्रोथ रेट है वो 2.5 तक पहुंच गई है 5.8 से, और मैन्युफैक्चरिंग फ्रंट पे भी ये काफ़ी ख़राब हो रही है एज़ कम्पेयर टू 6.1 जो पिछले साल था, अब ये 1.9 रही है।
इसी तरीके से सेम स्टोरी है इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन की। ये काफ़ी इंडेक्सेस हैं जहाँ पर कि इंडिया की परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब है। तो आईआईपी का मतलब जो इंडिकेटर्स है इनका मतलब ये है कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो काफ़ी शेकी ग्राउंड पे है। फेस्टिव पोस्ट हार्वेस्ट सीज़न ये सारी चीज़ें जो है इनसे एक्सपेक्ट की गई थी कि डिमांड बूस्ट हो जाएगी, लेकिन सितंबर जो है वो काफ़ी वीक महीना रहा। और होप अब ये है कि जो अक्टूबर का डेटा है वो, जो कि अभी आया नहीं हुआ है, वो अच्छा होगा। तो इंडस्ट्रियल जो परफॉर्मेंस है ऑफ दिस ईयर सो फार हैज़ बीन काफ़ी ख़राब रही है। इट हैज़ बीन वीकर देन इट हैज़ बीन इन 2012 एंड 13। तो आईआईपी की जो कवरेज है इट इज़ लिमिटेड बाय ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अब अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की तो और हालत ख़राब है, क्योंकि जीएसटी या डीमोनेटाइजेशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इन्हीं के ऊपर पड़ा, और बाकी सेगमेंट्स की इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर एंड सर्विस पर्टिकुलरली दे आर एक्सपेक्टेड टू आउटपेस इट। ठीक है जी। तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है ये इन्हीं चीज़ों के ऊपर बहस करता है कि दैट इट इज़ टाइम दैट रियल इकोनॉमी स्टार्ट्स डोमिनेटिंग द गवर्नमेंट एजेंडा, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट one more article which is about the electoral bonds. अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था ताकि ट्रांसपेरेंसी लाई जाए इलेक्टोरल फंडिंग में। तो होते क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड्स? इलेक्टोरल बॉन्ड सिंपल सा एक चीज़ है कि अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करना चाहते हो तो आप जाते हो, सपोज दो बैंक से, मान लो ये एसबीआई है, आप एसबीआई के पास जाते हो और उनको बोलते हो कि मुझे 1 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदने हैं 10-10 लाख के। वो आपको 10 बॉन्ड देंगे और उसके बाद आप जाते हो और आप एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, सपोज मान लो आपको सपोज बीजेपी को ये इलेक्टोरल फंड करना है, तो आप क्या करते हो? आप जाते हो एचडीएफसी के पास और मतलब ये तो आपने खरीदे और किसी पॉलिटिकल पार्टी को आपने दे दिए। अब बीजेपी वाले दे विल गो टू एचडीएफसी, उनका अकाउंट वहाँ पर होगा, वो उसको कैश करा लेंगे या अपने अकाउंट में डिपॉजिट करवा लेंगे। अब इस पूरी प्रोसेस में ये होता है कि इस एसबीआई वाले को पता है कि किसने बॉन्ड खरीदे, और इसको पता है कि मतलब इसको पता है किसने बॉन्ड खरीदे, पर इसको नहीं पता है कि बॉन्ड किसने खरीदे, और इसी तरीके से किसको दिए जाएंगे ये तो कहीं पे पता ही नहीं चल रहा है। तो ये पूरा एनोनिमस सा किस्सा है। अब ये आर्टिकल का मुद्दा और मकसद यही है कि इससे ट्रांसपेरेंसी जो है वो और एक तरीके से डिटोरिएट हो जाएगी। वो कैसे? आप मान लीजिए जो राउंड ट्रिपिंग का प्रोसीजर होता है, या सपोज देयर आर सर्टेन कंट्रीज जिनके साथ गवर्नमेंट का एक डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। ठीक है, मान लो कोई कंट्री है सिंगापुर और ये इंडिया है, तो यहाँ पर किसी ने कंपनी एस्टैब्लिश की है और फिर उसको यहाँ पे भी टैक्स देना पड़ता है, यहाँ पे भी टैक्स। अब इसके लिए क्या किया है गवर्नमेंट ने कि आप यहाँ पे कंपनी अगर एस्टैब्लिश करते हो तो यहाँ पर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, अगर यहाँ करते हो तो यहाँ पर आपको देना नहीं है। अब कुछ शाणे लोग क्या करते हैं, वो उन्होंने कंपनी बना ली, सपोज कोई शेल कंपनी उन्होंने बना ली, तो वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं और फिर उसके थ्रू राउंड ट्रिपिंग के थ्रू मनी जो है वो यहाँ तक आती है, और एक तरीके से आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ता और आप इलीगली आप इसको मनी को यहाँ पर ला रहे हो। तो ये सारी प्रोसेस को लीगल करने के लिए लाया गया था, लेकिन अब इस राउंड ट्रिपिंग के थ्रू भी जो है पॉलिटिकल फंडिंग हो जाएगी। तो ये काफ़ी एक ऐसा किस्सा क्रिएट करेगा कि आप लीगल ज़्यादा मनी आ जाएगी। तो इस आर्टिकल का पूरा यही कहना है कि बेटर होता कि जो स्टेट फंडिंग है इलेक्शंस की वो हो जाती, जो कि एक कमिश्नर थे उन्होंने भी इस चीज़ का, एस वाई कुरैशी जो थे उन्होंने यही कहा था कि आप नेशनल इलेक्टोरल फंड को एस्टैब्लिश करो, स्टेट फंडिंग करो, जिसके थ्रू जो है जिसके थ्रू स्टेट फंडिंग के थ्रू ही ये इलेक्शंस जो है आप इनको फंड करो, ताकि कहीं पे कोई एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो ये है बीच में ये इलीगल मनी या जो एक तरीके से हवाला के थ्रू मनी आती है इलेक्शन फंडिंग के लिए, वो हो ही नहीं कहीं पे। तो ये इन्होंने कहा था। तो आज के आर्टिकल में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन टुडेज डिस्कशन।